तो यहाँ पर हमने बात करी डिफेक्ट्स के बारे में कि उनको किस टाइप से कैटेगराइज किया गया है, और जैसे कि हमने डिस्कशन किया कि इनको क्रिटिकल, मेजर और माइनर बेसिकली 3 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया गया है। इनका डिफरेंट डिफरेंट एक्सेप्टेंस लेवल है, उसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया। यहाँ साइड में मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ जहां पर एक्सेप्टेंस लेवल की बात की गई है, तो आप इसको देख के भी और इजी वे में इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस के ऊपर मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब मैंने आपको इन तीनों कैटेगरीज को के बारे में बताया था तो वहां पर ही मैंने क्लियर कर दिया था कि किस कैटेगरी के अंदर एक्सेप्टेंस लेवल ज्यादा है और किस कैटेगरी में कम है, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की जहां पर ये डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, और ये आपके लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी काफी अच्छा होने वाला है कि अगर इंटरव्यूज में इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आपसे हो सकता है कि एग्जांपल्स के बारे में पूछा जाए। तो यहां पर मैं आपको ब्लिस्टर पैकेजिंग के एग्जांपल से क्लियर करता हूं कि कौन कौन सी कैटेगरी, मतलब ब्लिस्टर पैकेजिंग के अंदर कोई डिफेक्ट्स अगर पाया जा रहा है तो उनको किन किन कैटेगरीज के अंदर रखा गया है। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं ब्लिस्टर पैकिंग के अंदर क्रिटिकल डिफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो क्रिटिकल डिफेक्ट्स जो है इसके अंदर 2 डिफेक्ट्स हैं जो कि ब्लिस्टर पैकिंग के अंदर रखे गए हैं। क्रैक और होल्स का होना, सीधी सी बात है, अगर आपके पास ब्लिस्टर पैकेजिंग है उसके अंदर होल्स हो रहे हैं, छेद हो गए हैं या क्रैक हो गए हैं, तो वो जो होगा क्रिटिकल डिफेक्ट्स होगा। और अगर जो थिकनेस है, जो ब्लिस्टर पैकिंग की जो थिकनेस होती है, मतलब पूरा प्रॉपर जो आपको जो थिकनेस दिखती है वो 0.005 इंच से कम होना, अगर जो थिकनेस है ब्लिस्टर पैकिंग की वो 0.005 इंच से कम है तो भी वो क्रिटिकल डिफेक्ट्स के अंदर काउंट होगी। अब हम बात करते हैं ब्लिस्टर पैकिंग के अंदर मेजर डिफेक्ट्स के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेजर डिफेक्ट्स जो होता है बेसिकली विजुअल डिफेक्ट्स जो होते हैं वही सब मेजर डिफेक्ट्स के अंदर आते हैं। जैसे कि ग्राफिकली आपको सही नहीं दिखाई देना, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है सारी वो बिल्कुल भी सिस्टमेटिक वे में मेंशन नहीं होना, ग्राफिकली सिस्टमेटिक नहीं दिखाई दे रही है, तो वो सभी मेजर डिफेक्ट्स के अंदर आ जाए। फॉरेन मटेरियल का दिखना, आपको आपने जो ब्लिस्टर पैकेजिंग ली है उसके अंदर आपको कोई फाइन पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं तो वो भी जो होगा वो ब्लिस्टर पैकिंग के अंदर आएंगे। उसके बाद अगर हम माइनर डिफेक्ट्स के बारे में बात करें तो उसके अंदर लाइंस का दिखाई देना, वो सीधी सी बात है, मैंने बताया था आपको, स्क्रैचेस और ये सब दिखाई देते हैं, ये सब माइनर डिफेक्ट्स होते हैं। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के दौरान निकल जाते हैं, हो जाते हैं कई बार ब्लिस्टर पैकेजिंग के अंदर, तो ये एक माइनर डिफेक्ट्स और इससे प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर आपसे बेसिकली हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं कि अगर आपसे कभी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनका कोई एग्जांपल बताइए कि ब्लिस्टर पैकेजिंग के अंदर किस टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, तो आप मैंने इन तीनों को क्लियर कर दिया है, तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा इन डिफेक्ट्स को समझना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो ले लेते हैं हम एल्यूमिनियम फॉइल का, कि एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर जो डिफेक्ट्स पाए जाते हैं तीनों टाइप के, वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिटिकल डिफेक्ट्स का इन एल्यूमिनियम फॉइल, जैसे कि डैमेज कोर, मतलब डैमेज हो जाना, एल्यूमिनियम फॉइल ही पूरी तरीके से डैमेज हो गई है, ठीक है, पैकेजिंग के दौरान, तो ये भी एक क्रिटिकल डिफेक्ट्स होगा। सीलिंग लेयर जो होती है, जो कि अगर आपने कोई देखे होगी पैकिंग के अंदर, तो पैकिंग जो, जैसे आप स्ट्रिप पैकिंग देखेंगे तो उसके लास्ट में जो उनके कॉर्नर्स होते हैं वहां पर सील होता है, तो वो सीलिंग लेयर का मिसिंग होना भी एक क्रिटिकल डिफेक्ट्स होता है। मेजर डिफेक्ट्स की बात करें, विड्थ का वेरिएशन दिखाई देना, उनकी वेरिएशन अलग अलग है, यहाँ पर विड्थ कुछ और है, ठीक है, मोटाई कुछ और है, तो इस टाइप का वेरिएशन जो होगा वो मेजर डिफेक्ट्स होगा। और पुअर रेजिस्टेंस होना, रेजिस्टेंस पुअर होना, यानी कोई भी अगर आपने वाटर का जो है वो ईजिली उसके अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है, जो स्ट्रिप पैकिंग है, आपने पानी के अंदर गिर गए तो पता चला पानी जो है वो इजिली अंदर पेनिट्रेट करके चला गया, तो इस टाइप की जो डिफिकल्टीज होती हैं या डिफिशियंसीज होती हैं, ये सब जो होती है मेजर डिफिशियंसीज के अंदर काउंट होती है। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर पाए जाने वाली माइनर डिफेक्ट्स के बारे में, तो उसका फर्स्ट डिफेक्ट जो होता है वो होता है स्क्रैच का होना या लेमिनेशन का सिस्टमेटिक वे में ना होना। बेसिकली तो स्क्रैचेस जो ट्रांसपोर्ट के दौरान हो जाते हैं, ये सबसे बड़े डिफेक्ट्स होते हैं जो माइनर डिफेक्ट्स के अंदर काउंट होते हैं, और ये एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर ज्यादातर पाए जाते हैं। उसके अंदर उसके बाद बीड ओवर होना, मतलब बीड ओवर का मतलब है कि एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर किसी की गंदगी आके गिर जाना, देखा होगा आपने कई बार गंदगी गिर जाती है, तो उस वजह से भी जो डिफेक्ट्स होता है सिस्टमेटिक वे में विजिबल नहीं हो पाता है, बट आप उसको वॉश करके सिस्टमेटिक वे में पढ़ सकते हैं, तो ये भी एक माइनर डिफिशियंसीज के अंदर आता है। उसके बाद सीलिंग का प्रॉपर ना होना, देखिए सीलिंग कहीं कहीं जगह पे छोटी मोटी छूटी हुई होती है, तो ये जो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, तो ये भी एक माइनर डिफेक्ट्स के अंदर आता है। तो आप जानते हैं कि मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि माइनर डिफेक्ट्स की वजह से प्रोडक्ट कभी भी रिजेक्ट नहीं होता है, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट की वजह से हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो एक लंबी डिस्टेंस तय करके आप तक पहुंचता है, जिस वजह से माइनर डिफिशियंसीज उभर जाती हैं और हो जाती हैं, बट इसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में रिजेक्ट नहीं होता है, ये सेल होता है, क्योंकि इससे कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर किसी भी टाइप का असर नहीं पड़ता है। अब हम ये बात करते हैं कि जो हमको ये पैकेजिंग के अंदर जो डिफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इनका रीजन क्या है, किस वजह से ये डिफेक्ट्स उभर के आ जाते हैं और फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के अंदर दिखाई देते हैं। तो इनके एक एक करके हम रीजन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। साइड में आप स्लाइड देख ही रहे हैं, तो वहां पर भी डिफेक्ट्स जो है वो सभी मेंशन है, बट मैं आपको इसको थोड़ा सा
इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही है कि जो जॉइंट और का प्रॉब्लम, मतलब जब पैकेजिंग होती है तो सिस्टमेटिक जॉइंट नहीं लगना, जो कंप्रेशन फोर्स होता है पैकेजिंग मशीन के अंदर वो सिस्टमेटिक वे में नहीं लग पाता है। बेसिकली प्रॉब्लम कंप्रेशन मशीन की है, उस वजह से एक बहुत बड़ा डिफेक्ट होता है। प्रोडक्ट जो होता है वो जब ट्रांसपोर्ट में आता है तो वो खुल जाता है, वो जॉइंट सिस्टमेटिक वे में नहीं होते हैं तो प्रोडक्ट खुल जाता है, या जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या फॉरेन मटेरियल है वो अंदर इंटर हो जाते हैं और प्रोडक्ट के साथ चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा जो पैकेजिंग के लिए हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो सिस्टमेटिक स्ट्रेंथ का ना होना। कई बार जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वो डुप्लीकेट मटेरियल मार्केट सप्लायर जो होता है वो सप्लाई कर देता है, या खराब मटेरियल सप्लाई कर देता है, प्रॉपर स्ट्रेंथ का नहीं कर पाता है, और जब उसकी पैकेजिंग में उसको यूज किया जाता है तो वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इस वजह से भी पैकेजिंग के अंदर प्रॉब्लम दिखाई देती है। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम मटेरियल की भी हो सकती है कि मटेरियल ही सही नहीं है। अगर आपकी मशीन सही काम कर रही है तो हो सकता है कि मटेरियल के अंदर प्रॉब्लम आ गई और उस वजह से वो प्रोडक्ट को सही तरीके से कैरी नहीं कर पा। उसके अलावा जो बॉटल्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है, मतलब जितने भी साइरप्स आते हैं या इमल्शन सस्पेंशन, जितने भी लिक्विड डोजेस फॉर्म है, उसके अंदर जो सबसे बड़ा डिफेक्ट्स का जो रीजन होता है वो होता है क्लोजर। जो उसके क्लोजर्स होते हैं, मतलब कंटेनर तो सही है बट उसके ऊपर जो क्लोजर फिट किए जाते हैं वो सिस्टमेटिक नहीं होते हैं। उनके फेलियर की वजह से पैकेजिंग में डिफेक्ट्स आते हैं कि क्लोजर जो होते हैं वो सिस्टमेटिक वे में क्लोज नहीं हो पाते हैं, सील नहीं हो पाते हैं। इससे फॉरेन मटेरियल जो होता है वो इजीली जो होता है वो बॉटल के अंदर इंटर कर जाता है या लीकेज हो जाता है। तो जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है उनका सबसे बड़ा रीजन है क्लोजर्स का सही तरीके से काम ना करना या सिस्टमेटिक वे में डिफेक्टिव क्लोजर्स का यूज हो। उसके अलावा आखिरी में जो सबसे बड़ा रीजन है वो है पैकेजिंग मशीन का सिस्टमेटिक वे में काम ना करना। पैकेजिंग मशीन आप जानते हैं कि पैकेजिंग की जो एक प्रोसेस होती है वो पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है, और यहाँ पर कोई ज़्यादा काम रहता नहीं है। मशीन के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो वहाँ पर बैठे हुए रहते हैं और उनका काम बस यही होता है कि बस वॉच करना और ये देखना कि मशीन कैसे काम कर रही है और उसको एक तरीके से बंद चालू करना, बस। बाकी सारा काम ऑटोमेटिकली मशीन करती है। यहाँ तक कि अब तो सेंसर वाली मशीन आ गई है, तो वो सेंसर के थ्रू जो भी रिजेक्टेड मटेरियल होता है जिसके अंदर क्रिटिकल डिफिशियंसीज होती हैं वो अपने आप ही सेंसर्स के थ्रू रिजेक्ट हो जाता है, या मेजर डिफिशियंसीज जिस प्रोडक्ट के अंदर होती है तो सेंसर उसको सेंसर के थ्रू वो भी रिजेक्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पर आपको अलग अलग छांटने की जरूरत भी नहीं है, ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस हो जाती है। मतलब जो मशीन सिस्टमेटिक वे में सील नहीं हुई है या जिसमें लेबल सही तरीके से प्रिंट नहीं हुआ है वो मटेरियल जो होता है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। इस लेवल की मशीनें जो है आज की डेट में फार्मा इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के अंदर पाए जाने वाले डिफेक्ट्स का रीजन क्या है। अब हम एक बात ये भी करते हैं कि अब मन में ये भी उभर रहा होगा बच्चों के कि सर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के अंदर डिफेक्ट्स तो हो रहे हैं, ठीक है, इन डिफेक्ट्स को रीजन भी मैंने आपको बता दिया, डिफेक्ट्स के बारे में भी बता दिया, बट क्या आर&डी भी कुछ काम करती है? क्या इनकी भी क्यूसी होती है? क्या इनकी भी टेस्टिंग होती है पैकेजिंग से पहले कि हमको कौन सा पैकेजिंग मटेरियल यूज करना है? तो हाँ, बिल्कुल, आर&डी का काम ही यही होता है कि आप जब किसी भी पैकेजिंग मटेरियल को यूज करेंगे किसी भी प्रोडक्ट के लिए तो सबसे पहले उसकी आर&डी की जाती है। मतलब ये चेक किया जाता है कि प्रोडक्ट जो है वो उस पैकेजिंग मटेरियल के साथ में कंपेटिबल है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट जो है वो पैकेजिंग मटेरियल के साथ ही रिएक्ट कर जाए, या पैकेजिंग मटेरियल की वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है वो अनस्टेबल हो जाए, या उसकी शेल्फ लाइफ पे इफेक्ट पड़े, या उसकी जो एक्टिविटी है, जो इफेक्ट है, उस पर इफेक्ट पड़े। तो क्वालिटी कंट्रोल जो आर&डी लेबोरेटरीज होती हैं वो उनका काम ये होता है कि वो मटेरियल के साथ पैकेजिंग के रिलेशन, मतलब उनके बीच में जो भी एक्टिविटी है उनको करा के चेक करती है कि हमारा जो मटेरियल, जो हमारी ड्रग है वो पैकेजिंग मटेरियल के साथ स्टेबल है कि नहीं है। तो इसके लिए डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। अब हम उन टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट टेस्ट होता है सॉफ्टनिंग और डाई सेग्रेशन। सॉफ्टनिंग और डाई सेग्रेशन बेसिकली एक कोरोजन होता है, प्रोडक्ट और पैकेजिंग मटेरियल के बीच में कोरोजन टेस्टिंग करा के करी जाती है कि इनके बीच में किसी भी टाइप की कोरोसिव रिएक्शन तो नहीं हो रही है। तो इट इज कॉल्ड सॉफ्टनिंग और डाई सेग्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट होता है केमिकल हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कराई जाती है। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन इसलिए कराई जाती है जिसमें यह चेक किया जाता है कि किसी टाइप का टॉक्सिक मटेरियल तो नहीं बन रहा है। जब प्रोडक्ट जो है हमारे जो प्रोडक्ट है हमारा, कोई भी टेबलेट हो सकती है, कैप्सूल हो सकता है, सॉलिड डोजेस फॉर्म, जिसके लिए भी हम पैकेजिंग मटेरियल की आर&डी कर रहे हैं, तो वो पैकेजिंग मटेरियल के साथ रिएक्ट करके किसी भी टाइप का हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन तो नहीं कर रही है, किसी भी टाइप का टॉक्सिक मटेरियल तो नहीं बना रही है, और प्रोडक्ट की जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी पोटेंसी 100% है कि नहीं है। मतलब पैरासीटामोल की जो टेबलेट है उसके अंदर 100 mg पैरासीटामोल है, तो रिएक्शन करने के बाद भी ये चेक किया जाता है कि प्रोडक्ट जो है हमारा वो 100% कैरी करता है कि नहीं करता है, मतलब 100 mg कैरी करता है कि नहीं करता है। अगर कोई रिएक्शन हो जाती है तो सीधी सी बात है प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। 100 mg की पैरासीटामोल हो सकता है कि 50 mg की रह जाए, 60 mg की रह जाए, और 40 mg जो है वो रिएक्शन कर जाए, हाइड्रोलाइसिस कर जाए। तो हाइड्रोलाइसिस के थ्रू ये चेक किया जाएगा कि प्रोडक्ट पैकेजिंग मटेरियल के साथ कोई टॉक्सिक मटेरियल तो नहीं बना रहा है। तो यहाँ पर आपने हाइड्रोलाइसिस करा लिया, तो अब आप ऑक्सीडेशन भी करा लीजिए। तो फिर ऑक्सीडेशन कराया जाता है। ऑक्सीडेशन में भी सेम यही चेक किया जाता है
कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किसी टाइप का टॉक्सिक मटेरियल तो नहीं बना रहा है और उसकी पोटेंसी 100% है कि नहीं है। डीकम्पोजिशन भी कराया जाता है, मतलब प्रोडक्ट को हमारे जो जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल है उस पैकेजिंग मटेरियल के साथ प्रोडक्ट को रख दिया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में चेक किया जाता है। बहुत हीट के साथ चेक किया जाता है, बहुत गर्मी में, बहुत ठंड में, ह्यूमिड कंडीशन के अंदर चेक किया जाता है। और इन कंडीशन में चेक करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस प्रोडक्ट जो हम पैकेजिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं बेसिकली उसके साथ हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिकम्पोज तो नहीं हो रहा है या उसकी पोटेंसी जो है वो खत्म तो नहीं हो रही है। तो इन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, जिसे हम स्ट्रेस कंडीशंस भी कहते हैं, इन कंडीशन में प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है। अगर इन सभी टेस्ट के अंदर हमारा जो पैकेजिंग मटेरियल है वो हमारी ड्रग के साथ, जो हमारा प्रोडक्ट है उसके साथ किसी भी टाइप की रिएक्शन नहीं करता है और प्रोडक्ट की पोटेंसी जो है वो सभी टेस्ट में 100% बनी हुई रहती है, तो वो हम पैकेजिंग मटेरियल जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमारा पैकेजिंग मटेरियल जो है वो हमारे प्रोडक्ट की साथ इफेक्ट कर जाता है, किसी टाइप की रिएक्शन कर जाता है और जिससे हमारे प्रोडक्ट की पोटेंसी कम हो जाती है, या हो सकता है कि वो हमारा प्रोडक्ट जो है उसका अपीयरेंस चेंज हो जाए या उसका कलर चेंज हो जाए या उसकी ऑर्डर जो उसकी सुगंध है वो चेंज हो जाए, तो उन केसेस में हम ये पर्टिकुलर पैकेजिंग मटेरियल यूज नहीं करेंगे। फिर हम दूसरे पैकेजिंग मटेरियल की तरफ जाएंगे, फिर हम उसकी टेस्ट परफॉर्म करेंगे और अगर वो स्टेबल दिखाई देता है देन फिर हम वो उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक टेस्ट वो परफॉर्म किया जाता है, इट इज कॉल्ड वाटर वेपर ट्रांसमिशन टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर ये देखा जाता है कि हमारी पैकेजिंग मटेरियल है, चाहे वो ब्लिस्टर पैकिंग हो, स्ट्रिप पैकिंग हो या बोटल्स के अंदर आप पैक कर रहे हो, कोई भी पैकिंग कर रहे हो, उसके अंदर वाटर वेपर जो है वो इंटर तो नहीं कर रही है। देखिए यहाँ पर अगर वाटर वेपर जो है अगर प्रोडक्ट के अंदर इंटर कर जाएगी तो सीधी सी बात है वो प्रोडक्ट को डिग्रेड कर सकती है, उसको डिकम्पोज कर सकती है और प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कम हो सकती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसके अंदर हम वाटर वेपर ट्रांसमिट करके ये चेक करते हैं कि हमारी जो पैकिंग है उसकी सील सिस्टमेटिक हो रही कि नहीं हो रही है। अगर वाटर वेपर एंटर कर रहा है तो सीधी सी बात है आपका जो सील है वो सिस्टमेटिक नहीं हुई है, चाहे वो ब्लिस्टर हो, स्ट्रिप हो या बोतल हो, सील की प्रॉब्लम है जिस वजह से वो एंटर कर रहे हैं। या हो सकता है कि अगर हम स्ट्रिप पैकिंग का एग्जांपल या ब्लिस्टर का लें तो वहां पर तो ये भी हो सकता है किसी टाइप का होल हो गया हो, छेद हो गया हो जिससे वाटर पेपर इंटर हो रहा हो, तो ये भी रीजन हो सकता है। तो उस रीजन को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर इसको कम किया जाता है। बट अगर वाटर पेपर टेस्ट में अगर कोई पैकेजिंग फेल हो जाती है तो सीधी बात है वो मार्केट में नहीं जाएगी, ये क्रिटिकल डिफिशियंसीज या डिफेक्ट्स के अंदर काउंट होगा। उसके अलावा एक और नई मशीन यूज की जाती है जो आज के केस में सबसे ज्यादा यूज होती है, करीबन सभी फार्म इंडस्ट्रीज के अंदर पैकेजिंग के अंदर आपको ये मशीन मिलेगी। इट इज कॉल्ड ब्लिस्टर स्कैन मशीन। तो ब्लिस्टर स्कैन मशीन का बेसिक काम ये होता है कि अगर आपकी जो ब्लिस्टर पैकिंग है उसमें किसी भी टाइप का होल तो नहीं है, किसी टाइप का छेद तो नहीं है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ब्लिस्टर स्कैन मशीन का यूज करते हैं। ये मशीन बेसिकली लेजर का यूज करती है और लेजर के थ्रू जो भी ब्लिस्टर पैकेजिंग होती जाएगी वो इस मशीन से पास होगी। लेजर जो होगी वो ब्लिस्टर के ऊपर गिरेगी और वो ये चेक करेगी किसी टाइप का होल या छेद तो नहीं है। ये मशीन आपको सभी इंडस्ट्रीज के अंदर मिलती है और अगर जैसे ही उनको कोई होल आइडेंटिफाई होता है वो वैसे के वैसे प्रोडक्ट को रिजेक्ट करके साइड में फेंक देती है और जो पास होते जाते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं। देखिए इससे पहले जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता था वो होता था ब्लू डाई टेस्टिंग मशीन। ब्लू डाई टेस्टिंग, देखिए ब्लू डाई टेस्टिंग के अंदर हम ये करते थे कि कुछ सैंपलिंग कर लेते थे, इतने सारे प्रोडक्ट निकले पैकिंग के बाद उसमें 10 पैकेट्स उठा लिए सैंपलिंग के थ्रू और ब्लू डाई होती थी उसमें, मतलब पानी की डाई, पानी के अंदर हम डाई घोल देते थे और उसके अंदर हम ब्लिस्टर जो पैकिंग है वो ऐसी किसी डाल देते थे। तो जिनके अंदर भी होल्स होता था उसके अंदर डाई जो पानी होता था वो इंटर कर जाता था और प्रोडक्ट का कलर ब्लू कलर का हो जाता था और जिसमें नहीं होता था तो उसमें कलर यानी डाई पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती थी जिसमें किसी भी टाइप का होल नहीं है, तो इस वजह से होता था। बट वहां पर आप केवल 85% ही प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे थे, 15% प्रोडक्ट जो था वो गलत प्रोडक्ट भी मार्केट के अंदर चला जाता था। बट ये ब्लिस्टर स्कैन मशीन की खासियत ये है कि यहाँ पर 100% प्रोडक्ट जो होता है वो क्लियर होके ही जाता है, मतलब सारा प्रोडक्ट को चेक कर लेती है। बट ब्लू डाई टेस्ट के अंदर यही हो पाता था कि इसके अंदर फॉल्ट बहुत ज्यादा था क्योंकि इसमें हमको सैंपलिंग करना पड़ रहा था। 100% प्रोडक्ट की हम टेस्टिंग नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से यहाँ पर 15% जो था वो प्रॉब्लमेटिक था, केवल 85% एक्यूरेसी इस टेस्ट के अंदर प्रेजेंट। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि ब्लिस्टर स्कैन मशीन जो होती है वो 15 माइक्रोमीटर तक के होल को भी आइडेंटिफाई कर सकती है, मतलब बहुत ही माइन्यूट होल को भी, अगर ब्लिस्टर पैकिंग के अंदर एक माइन्यूट सा होल 15 माइक्रोमीटर तक का भी होल अगर हो गया है तो उसको भी ये ब्लिस्टर स्कैन मशीन ईजिली आइडेंटिफाई कर लेती है। ठीक है, तो ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है और ये नॉलेज आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है क्योंकि ये खासकर इंटरव्यू पर्पस में ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट।
हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, तो उसकी लिस्ट मैं आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।